नमस्कार। कस्तूरन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज देखेंगे भारतीय संविधान की आलोचना। हम लोग देख रहे हैं राजनीति विज्ञान। अब यह जो प्रकरण है यूजीसी नेट पीजीटी और पॉलिटिकल साइंस संबंधी अन्य विषयों अन्य परीक्षाओं के लिए यह लाभप्रद साबित होगा। तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की आलोचना। किन आधार पर भारतीय संविधान की आलोचना आलोचकों ने की है। अगर हम लोग देखें तो भारत का संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया और अंगीकार किया गया, इसकी आलोचना कुछ आधार है जिसके आधार पर आलोचक करते हैं। तो पहला है, बोला जाता है इसे उधार का संविधान। उधार का संविधान। आलोचक को ऐसा कहने का मौका क्यों मिलता है? आलोचक ऐसा क्यों कहते हैं? आलोचक भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी उन्हें नहीं दिखाई देता। वो कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। वे इसे उधार का संविधान कहते हैं और उधारी की एक बोरी अथवा एक खांच 5 कॉन्स्टिट्यूशन, इन नामों से जाना जाता है। क्या क्या कहा जाता है इसे? पहला, उधार का संविधान। इसी को बोलते हैं दूसरे शब्दों में उधारी की एक बोरी, आलोचक इसी को दूसरे शब्द बोलते हैं हाच 5 कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हौच पौच खिचड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए निम्नलिखित दस्तावेज को पैबंदगिरी आलोचक कुछ इन नामों से भारतीय संविधान को बोलते हैं, लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण और अतार्किक है। इसे सही नहीं माना जा सकता, लेकिन आलोचक तो होते ही हैं और आप कुछ भी के आलोचक होंगे और आलोचक को हमें स्वीकार भी करने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थिति में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया। बहुत सारे संविधान हम लोगों ने, बहुत देशों के संविधान से हम लोग कुछ कंटेंट लिए, लेकिन उसको वैसे ही लागू नहीं किया जैसा वो था, बल्कि उसके अपने देश के काल परिस्थिति के अनुसार, हमारी जो विविधता है, हमारी संप्रभुता है, इसके अनुसार हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे सुदृढ़ कर करके इसे स्वीकार किया और लागू किया। और इस आलोचना का जवाब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देते हैं। तो आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में कुछ नया हो सकता है? 100 साल से अधिक हो गए जबकि दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए, यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूलभूत तत्वों की जानकारी और मान्यता आज पूरे दुनिया में है। इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों के मुख्य प्रावधानों में समानता देख सकते हैं आप। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतना लंबा या विलंब से हुआ हो, उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के अनुरूप उसको परिवर्तित करने और उसके अनुसार उसे बनाया गया है। यह दोषारोपण की यह संविधान अन्य देशों के संविधान के हूबहू नकल है। मैं समझता हूं संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है, ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आलोचकों को जवाब दिया है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बनाने में बहुत सारे देशों से स्रोत लिए गए हैं,
लेकिन ये स्रोत लेना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप उसके संविधान से जो स्रोत लिए हैं, उनके किए गए प्रयोग, उनके द्वारा जो उनके में कमियां आ रही हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने उसमें सुधार किया। उसके आधार पर हमारे देश की जो विविधता है, संप्रभुता है, हमारे देश की जो और विभिन्नताएं हैं, उसके आधार पर उसे सुदृढ़ किया गया, वंचित वर्ग को उसमें ध्यान दिया गया। तो ये सभी बातों का ध्यान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रारूप समिति ने रखी थी, जो संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आलोचकों द्वारा ये कहना कि यह जो है उधार का संविधान है, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने संविधान को ठीक से पढ़ा नहीं है, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ से लिया गया है तो उधार लिया गया है। जैसे आज के संदर्भ में मैं एक एक्टर और एक छात्र नेता, उनसे उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, और वो वीडियो ऐसा नहीं है कि वो है, उस वीडियो में इस बात का जिक्र था। उन्होंने दोनों ने ही कहा था, एक ने कहा था कि भारत 2014 में आजाद हुआ, तो ऐसे मूर्खों को आप क्या कहेंगे। दूसरे वे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत की आजादी जो है वह कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रैक्ट पे ली गई है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे। मैं दोनों वक्ता को मैं देख रहा था, तो दोनों में से किसी ने न संविधान पढ़ा है न कुछ जानते हैं, बस किसी पार्टी का पक्षधर है, इसलिए उन्हें लगता है कि देश की आजादी 2014 में मिली, ऐसा उनकी मानसिक बीमारी है। दूसरा, आलोचक कहते हैं कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, 1935 का अधिनियम कौन था। इसको बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। की कार्बन कॉपी। ऐसा ही से कहा गया। मैं पुनः बता दूं कि 1935 भारत शासन अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1919, ये दोनों को आप लोग अगर ठीक से देख लेंगे तो आपको ये समझने में सुविधा हो जाएगी। खास करके भारत शासन अधिनियम 1935 यूट्यूब पे है, मैंने इसका वीडियो बनाया है, तो उसको जरूर देख लेंगे। उसको मैंने विस्तृत से चर्चा किया है, जैसे मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मुझे सिलेबस कंप्लीट करने की कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप गहराई से इस चीज को पढ़ें, ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन कर ले नोट्स का तो हो जाए। तो भारत शासन अधिनियम को आप देखेंगे तो वास्तव में बहुत शानदार और बहुत बेहतर अधिनियम वो साबित हुआ भारत के लिए, और उसी के आधार पर संविधान बनाने में हमें मदद मिली। उसके अधिकतर प्रावधानों को हम लोगों ने इसमें शामिल किए हैं संविधान में। तो उसको आप देखेंगे, तो मैं उसको क्लास लेते समय मैंने बताया था कि भारत का संविधान जो है बस इसी पे आधारित है। और तो ये नहीं, अगर भारत का संविधान अगर 1935 अधिनियम की हम कार्बन कॉपी भी कह भी लें, तो उसमें ये बात निकल करके आती है कि उस समय भी बहुत सूझबूझ के साथ इस अधिनियम को पारित किया गया था। इसके बाद भी बहुत सारे तथ्य हैं, इसके अलावा भी तथ्य हैं जो संविधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया। तो आलोचकों की एक बड़ी संख्या है जो संविधान निर्माताओं की जो भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में भारत के संविधान में डाले हैं, इस बात का वो कहते हैं। इसे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया, या फिर उसका ही संशोधित रूप। उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों की तरह से 1935 के अधिनियम की नकल करता है या नकल है। तो श्रीनिवासन ने कहा है, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं जो शामिल किए गए हैं 1935 के अधिनियम के अलावा भी। हाँ, बहुत सारे तथ्य हैं जो 1935 से ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य जो है वो 1935 के बाहर भी हैं। उसी प्रकार एक पहला किसने कहा था, इनका भी हम लोग थोड़ा देख लें। एन श्रीनिवासन, एन श्रीनिवासन इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान भाषा और वस्तु दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल करता है। इसके बाद दूसरे हैं आइबर जेनसिंग, जो ब्रिटिश संविधान वेता है, संविधान के जानकार हैं।
इन्होंने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधा निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार दिए गए हैं। तो ये बात इसमें इस बात की जिक्र आइवर जेनसिंग ने, जो ब्रिटिश के संविधान के जानकार है, उन्होंने भी इस बात को कहा है। इसके अलावा पी.आर. देशमुख, संविधान सभा के सदस्य, ने टिप्पणी की कि संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। तो जो उपरोक्त आलोचक हैं या आलोचनाएं हैं, इसका उत्तर संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिया था। इसको जवाब देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा, उसको आप सुन लीजिए। जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया गया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है। 1 मिनट। इसके अलावा जो अगली आलोचना मिलती है, अभारतीय अथवा भारतीयता विरोधी, आलोचक ये भी कहते हैं। भारतीयता विरोधी कहा जाता है कि जो संविधान है वो अभारतीय है और भारतीयता विरोधी भी है, क्योंकि अभारतीय है तो भारतीय विरोधी है, ऐसा इनका मानना है। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अभारतीय या भारतीयता विरोधी है, क्योंकि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आलोचकों का कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के अनुपयुक्त या अकारण है। इस संदर्भ में हनुमैथिया, संविधान सभा के सदस्य, ने इसको टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहां हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। इन्होंने जो संविधान निर्माताओं पे इन्होंने जो प्रश्न किया, वो उनके एजुकेशन पे, इनके नॉलेज को भी इन्होंने चैलेंज किया है, हनुमैथिया ने। तो ये जो इन्होंने कहा है, इसकी हम लोग बात करें तो इसे कहने के पीछे ये है, क्योंकि पहले कहा गया था कि भारत का संविधान 1935 जो भारत शासन अधिनियम है उसका कॉपी रहा है, उसका कॉपी है, ऐसा हम लोगों ने पिछले में पढ़ा। तो इनका मानना है कि 1935 में का जो भारत शासन अधिनियम था, उस भारत शासन अधिनियम को बनाने और उसके में ब्रिटिश की भूमिका सबसे ज्यादा थी, इसलिए उसके आधार पर ही ये कह रहे हैं कि ये अभारतीय है। और दूसरी अभारतीय कहने के पीछे एक और रीजन है उसके अलावा, कि हमारे जो संविधान की जो खंड बहुत सारे जो लिए गए हैं, वो लिए गए हैं विदेश के विभिन्न देश के संविधानों से, तो उसका भी मिक्सचर है। इसलिए ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान जो है वो भारतीय नहीं है, अभारतीय है, ऐसा भी इनका मानना है। उसके अलावा एक है लक्ष्मी नारायण साहू, ये भी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। इनका कहना था कि जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान को गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट नहीं होता, यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। तो इनका मानना था कि यह संविधान ठीक नहीं है, यह मूलभूत आदर्शों पे नहीं है, प्रारूप जो गढ़ा गया है वो भारतीय नहीं महसूस होता है और यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और जल्द ही टूट जाएगा, ऐसा कहना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण साहू का स्टेटमेंट गलत साबित हुआ और ये बहुत बड़ी बात नहीं थी इसको लेकर के। इस पे भी बहस हुई संविधान सभा में और बहस होने के बाद बातें निकल करके आई
और उसमें भी जो बातें आई उसका जवाब, हर एक प्रश्न का जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में दिया है। इसके अलावा आता है गांधीवाद से दूर संविधान। गांधीवाद से दूर संविधान, जो आलोचक हैं वो ये भी बात कहते हैं कि गांधी जी जो चाहते थे वैसा संविधान नहीं बना। वह गांधी जी किसी खंड को उन्होंने प्रतिकार भी किया था, ये कहना है इनका। तो आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायत के आधार पर निर्मित होना चाहिए था। इस संविधान में वही सदस्य के एक हैं हनुमैथैया, इन्होंने यह भी कहा था कि यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, नई संविधान को उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम संविधान सभा के एक और सदस्य इस कमी का कारण गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर की सहभागिता नहीं होना भी बता रहे, ये भी समझ रहे हैं। साथ ही गांधीवाद विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध को बताते हैं कि अंबेडकर गांधीवादी विचारधारा के विरोधी थे और उनके विचारों को ये नहीं मानते थे, इसलिए इन्होंने गांधी जी के विपरीत, उनके सोच के विपरीत, गांधीवादी दर्शन के विपरीत इन्होंने संविधान का गठन किया है। लेकिन बात वैसी नहीं है। सिर्फ बात यही कही जा सकती है कि ऐसा नहीं है कि गांधी जी सिर्फ एक ही चीज चाहते थे। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत ऐसा जिला पंचायत यानी कि त्रिस्तरीय सरकार का जिक्र संविधान में हो, जिसे 42वें संविधान संशोधन में इसे शामिल बाद में कर लिया गया। लेकिन बात यह आती है कि महात्मा गांधी जो चाहते थे, बहुत सारी चीजें इसमें भारतीयता झलकती है और जो संविधान बनाए गए हैं वो वाकई में बहुत शानदार और बेहतर संविधान बना है। तो ये कहना कि ये गांधीवाद दर्शन पर आधारित नहीं है, तो किसी भी एक दर्शन को संविधान का आधार नहीं माना जा सकता। किसी भी एक दर्शन से कोई भी न्यायपालिका उस पर अपना फैसला नहीं सुना सकते। तो संविधान कुछ हमारे कानून का कानूनी दस्तावेज है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो संविधान हो वो किसी भी विचारधारा से के केंद्र में ना हो, क्योंकि अगर कोई भी संविधान अगर किसी भी विचारधारा के केंद्र में होगा तो संविधान उन्हीं के अनुरूप माना जाएगा जो उसके फॉलोअर्स होंगे, जो उसके मानने वाले होंगे। पांचवा कहा जाता है महाकाय आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत बड़ा संविधान। जैसे पहले हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी आलोचना पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि बहुत समय लग गया, समय की बर्बादी हुई, इस बातों पे जिक्र किया गया था। चलिए इसमें देखते हैं। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय, बहुत विस्तृत है, जिसमें उनके अनावश्यक तत्व भी सम्मिलित हैं। सर आइवर जेनिंग्स जो ब्रिटिश संविधान के जानकार थे, इनके विचार में जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है, ये मानना है। और संविधान सामान्य रूप से कहे तो बहुत लंबा और जटिल है, ये कहते हैं। इस संदर्भ में एच.सी. कामथ कहते हैं कि एच.सी. कामथ ये कहते हैं संविधान सभा के सदस्य, इन्होंने एक टिप्पणी की थी कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है, सबसे बड़ा है। उन्होंने यह भी कहा, मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है। तो एक आलोचक ऐसे भी है जो कि संविधान को कह रहे हैं कि अनावश्यक चीजें उसमें डाली गई हैं। ऐसा नहीं है। जब हम संविधान बनाते हैं तो संविधान में बहुत सारी चीजें स्पष्ट तरीके से लिखी जानी चाहिए। डिस्कशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को शामिल किया जाता है, बहुत सारे प्रावधान हैं।
देखिए, हमारा भारत जो है वो विविधताओं का देश है। विविधताओं के अलावा विविधता सिर्फ इसमें नहीं है कि जाति, भाषा, रंग भेद के आधार पर, क्षेत्र का भाषा के आधार पर। इसके अलावा विविधता आर्थिक स्थिति को लेकर के भी था, विविधता इस अर्थ में भी था, सामाजिक आर्थिक स्थिति को लेकर के भी था। तो जब अंबेडकर जैसे विद्वान ने जब संविधान की रचना शुरू की, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा कि सभी को न्याय मिले, सभी को साधन मिले, वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। तो बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया है, इसलिए हमारा संविधान कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन ठीक है। फिर इसमें कहा गया है कि वकीलों का स्वर्ग, क्या गया कि इसमें वकील ज्यादा शामिल हुए। आलोचकों के अनुसार कहा जाता है कि भारत का संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण तथा जटिल है। उनके विचार से जिस कानून की भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है, उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है। वहीं सर आइवर जेनिंग्स, जो संविधान के विशेषज्ञ हैं ब्रिटिश संविधान के, उन्होंने भी इस बात को कहा है। सर आइवर जेनिंग्स जेनिंग्स तो ये कहते हैं कि वकीलों का स्वर्ग है। इन्होंने ही कहा है कि वकीलों का स्वर्ग है। इसके अलावा इस संदर्भ में एच के महेश्वरी, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे, एच के महेश्वरी। एच के महेश्वरी ने जो इन्होंने कहा, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमों की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है। तो ये बात एच के महेश्वरी को आज संदर्भ में आप देखेंगे तो साबित होती है। लेकिन जिस प्रकार का हमारा समाज है, देश है, उसके अनुकूल संविधान में संविधान या कानून के जानकारों का होना लाजमी है। इसी में ज्यादातर संविधान प्रारूप वाले में ज्यादा वकील रखे गए थे, इसलिए कानून के जानकार व्यक्ति थे, इसलिए कानून को समझ भी पाए। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने जो अनुच्छेद का प्रारूप प्रस्तुत किया है, मेरी समझ में अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम जिल्द वाला विधि संग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार और शब्दाडंबर का इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसा दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदयुक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लद गए हैं, जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। इसको देशमुख ने कहा है। तो संविधान सभा की आलोचना के लेकर के जो तथ्य हमारे सामने आए, उसको हम लोगों ने देखा और इसे हम लोगों ने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया। अगले क्लास में हम लोग संविधान की प्रस्तावना देखेंगे और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग राजनीति विज्ञान को समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में।